हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन और मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी स्टार्ट किया था। कुछ हमने टॉपिक्स पढ़े थे जिसमें हमने एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस इनको डिस्कस किया था। कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन के लिए होते हैं इन सबको हमने डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। परमिएबिलिटी क्या होती है ये आपको पता है। सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर ली। आज के वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का जो टॉपिक है उसको देखेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये सारे जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़े उसमें शायद एक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होंगी। बट एक रिवीजन के तौर पर हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। और ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की, तो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस, इनको बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो, और हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया। किस किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं? एक हो सकता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक हो सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दो वैसे भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एक पैसिव और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम डिस्कस करेंगे। पैसिव की अगर हम बात करें, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफरेंस ये है कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की एनर्जी खर्च नहीं होती, इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ किसी भी प्रकार का एनर्जी खर्च नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एनर्जी जो है वो ज़रूरी होता है, एनर्जी यूटिलाइज करवानी पड़ती है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी टाइप्स में देखें तो दो टाइप्स में हमें पढ़ना है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हम यहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक ऑस्मोसिस जहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है या फिर लिक्विड सब्सटेंस का, लिक्विड पार्टिकल का मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है, किसी पार्टिकल का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक, तो पैसिव में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हो गया। और डिफ्यूजन भी जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी हमारे दो प्रकार के हैं, सिंपल और फैसिलिटेटेड। ठीक है, ये दो प्रकार के डिफ्यूजन। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के, पैसिव और एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एनर्जी की किसी प्रकार की कोई खर्च नहीं होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑस्मोसिस आ गया, डिफ्यूजन आ गया। डिफ्यूजन दो प्रकार के, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पर फैसिलिटेटेड नाम आ रहा है फिर भी यहाँ किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अब डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन जो है वो है नेट मूवमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ना कि द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ किसी भी सब्सटेंस का जब मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कुछ मुश्किल नहीं है पर कभी कभी कंफ्यूज आता है। कंसंट्रेशन जब हम बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? जब हम बात कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, इसका क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं कि आपके पास दो चीज़ें, आपके पास 100 ml पानी है, ठीक है, आपके पास 100 ml पानी है और उसमें आपने सॉल्यूट जो है वो मिलाया, शुगर, चीनी मिलाई 20 ग्राम।
ठीक है। 100 ml पानी में आपने 20 ग्राम जो है वो शुगर मिलाई। सेम कंडीशन यहाँ लेते हैं। 100 ml पानी में आपने 40 ग्राम शुगर मिलाई। तो यहाँ पे डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा बताओ। इस पूरे क्या कहते हैं ये जो सिनेरियो है, 100 ml पानी, सेम 100 ml पानी यहाँ भी है। यहाँ पे 20 ग्राम चीनी है पानी के अंदर, पर यहाँ पे 40 ग्राम चीनी है पानी के अंदर। डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा? डिफ्यूजन इस जगह से इस तरफ होगा, या डिफ्यूजन इस तरफ से इस तरफ होगा। याद रखना हमने बोला था मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं। तो हायर कंसेंट्रेशन कहाँ पे? पानी की मात्रा सेम है, ठीक है। जब पानी की मात्रा सेम है तो हम सॉल्यूट की मात्रा देखेंगे। तो सॉल्यूट यहाँ पे 40 ग्राम है, मतलब कंसेंट्रेशन इसकी ज्यादा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये मूवमेंट होगी इस जगह से इस जगह तक, इसकी सॉल्यूट की, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूट की मूवमेंट होगी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। कब तक मूवमेंट होगी? जब दोनों इक्वल नहीं हो जाते। इक्वल कब होंगे? जब 10 ग्राम शुगर जो है इधर आ जाएगा। जब 10 ग्राम आ जाएगा तो इधर भी 30 ग्राम, इधर भी 30 ग्राम, 100 ml पानी दोनों जगह हो गया बैलेंस। और जैसे ही बैलेंस बन गया, बैलेंस बनने के बाद ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ये वर्ड आप देख लो, बहुत कम आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये शब्द जो है आगे आने वाले क्लासेस में बहुत काम आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में बैलेंस ना होना, ये है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है तब तो ट्रांसपोर्ट होगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही जीरो है तो किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ पहले से बैलेंस है, सब कुछ पहले से बैलेंस है। अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति है, हाँ कोई व्यक्ति है जिसके पास 30 रुपए है, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके पास 50 रुपए, दोनों में इम्बैलेंस है, एक के पास कम है एक के पास ज्यादा है। अब अगर दोनों को बैलेंस करना है, टोटल रुपए कितने हैं? 80, 50 इसके पास 30 इसके पास, दोनों को बैलेंस करना है तो क्या किया जाएगा? बाहर से कोई पैसे नहीं देने, जो है इसी में है। अब दोनों को इक्वल करने को क्या किया जाएगा? इसमें से 10 रुपए इसको दिए जाएंगे, तभी जाके ना दोनों 40 हो जाएंगे। ये भी 40 ये भी 40, हो गया बैलेंस, दोनों बराबर, ठीक। तो जब बराबर सब कुछ हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं रहेगा। जब दोनों में किसी न किसी प्रकार की डिफरेंस रहेगी तब होगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में अंतर। और जब तक कॉन्सेंट्रेशन में अंतर नहीं होगा तब तक ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन में स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आएगा, सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिफ्यूजन। तो आप सबको ऑलरेडी पता था कि डिफ्यूजन सिंपल सा ये था। उसके बाद अगर बात करें सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो सिंपल डिफ्यूजन में जो भी सब्सटेंस है वो एक मेम्ब्रेन से बिना किसी इंटरमीडिएट के, बिना किसी के हेल्प के एक मेम्ब्रेन से पास हो सकता है। इसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वहीं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जिन भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है उनको कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इंटरमीडिएट की ज़रूरत पड़ती है। वो इंटरमीडिएट क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन की अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो, याद हो, पिछले साल आपने पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं या इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। वो जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं उनसे, उन चैनल्स से जो है मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से नहीं पास हो रहे, उन इंटीग्रल मेम्ब्रेन से पास हो रहे, इंटीग्रल प्रोटीन से पास हो रहे हैं। इस कारण से इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन तो हो रहा है पर एक इंटीग्रल प्रोटीन की मदद से हो रहा है, डायरेक्ट सेल के मेम्ब्रेन से नहीं हो रहा। इंटीग्रल प्रोटीन है तब जाके यहाँ पे जो मूवमेंट है सब्सटेंस का या जो ट्रांसपोर्टेशन है सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पे वो हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पे मतलब
बाहर की कंसंट्रेशन मान लो ज़्यादा है, अंदर की कम है, तो हायर से लोअर की तरफ आएगा, बाहर से अंदर। अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर की कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। पर अगर डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से जा रहा है विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ एनर्जी, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सिंपल डिफ्यूजन। और अगर इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू जा रहा है तब उसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, तो फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर अपन बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस भी एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है जहां पे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। ये चीज आपको याद रखनी है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर की मूवमेंट होगी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मतलब जो सॉल्यूट होगा उसकी जहां पे कंसंट्रेशन कम होगी वहां से जहां ज्यादा होगी वहां की तरफ। जैसे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट किसकी, वाटर की, तो यहाँ से पानी की मूवमेंट इधर से इधर होगी, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पानी की मूवमेंट होगी ताकि सब कुछ बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। So movement of water या movement of liquid substance from lower concentration to higher concentration is known as osmosis, and the movement of any substance, any particle from higher concentration to lower concentration is known as diffusion. Okay, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद जो वाटर की मूवमेंट के लिए ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस में पानी के मूवमेंट के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि पानी की मूवमेंट हो रही है, अब पानी की मूवमेंट के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, एक प्रेशर देना पड़ेगा। वो जो प्रेशर है, जिस प्रेशर से पानी की मूवमेंट हो रही है, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम यहाँ पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो उसको हम यहाँ पे पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन किया जाता है वेन हॉफ एक्सप्रेशन से। वेन हॉफ एक्सप्रेशन कहता है इज पाई इक्वल टू RT, कंसंट्रेशन ऑफ आउटसाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ इनसाइड। तो ये कहता है वेन हॉफ इक्वेशन कि जो पाई है उसकी जो मात्रा होगी वो क्या होगी, वेन हॉफ एक्सप्रेशन is pi is equal to RT. R is equal to gas constant, that is 0.08 atmosphere per degree per mole, और T is absolute temperature. ठीक है, RT CO minus CI, pi is equal to RT CO minus CI। CO क्या है, अगर एक सेल मेम्ब्रेन है, तो CO हो गया सेल मेम्ब्रेन के बाहर की कंसंट्रेशन आउटसाइड, और CI हो गया इनसाइड, अंदर की कंसंट्रेशन। ठीक है, और R क्या हो गया, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट क्या होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू है 0.08 ATM पर डिग्री पर मोल, और जो T है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, दैट इज 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो मेजर है। तो यहाँ पे ये जो बैंड ऑफ एक्सप्रेशन है, इससे आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। R इज गैस कांस्टेंट, R जो है गैस कांस्टेंट है, T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, पाई जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, CO कंसंट्रेशन बाहर की, कंसंट्रेशन आउटसाइड, CI कंसंट्रेशन इनसाइड, अंदर की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। फिर बात आती है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की, जो कि मैंने बताया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये वर्ड याद रखना है। ग्रेडियंट का मतलब दो चीजें हैं उनके बीच में समानता न होना, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, अगर दोनों समान हो गए तो इनके बीच में ग्रेडियंट नहीं है, पर दोनों असमान है। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो उसको क्या होता है कि दो सॉल्यूशन के बीच में कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। इट इज द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन टू सॉल्यूशन।
It is the difference between concentration of two solution. It is the difference between concentration of two solution. दो solution है, उनके बीच में जो solute है उसका concentration में difference है, उसको हम बोलते हैं osmotic gradient. ठीक है, इस आधार पर solution को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, hypotonic solution, hypertonic solution and isotonic solution. ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. मतलब चीनी की कंसंट्रेशन कम और पानी की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की कम. मतलब चीनी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, पानी की कम. और आइसोटोनिक सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो कि पूरी तरह से बैलेंस होता है, जहां पे इक्वल कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का. सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होता है. ठीक है, आपने ये चीज पढ़ रखी होगी. जैसे कि हम हाइपोटोनिक की बात करते हैं, हाइपोटोनिक. अब यहाँ पे एक चीज है, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल आप डालते हो, मान लो आरबीसी आपने डाला, ये रहा आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस कर ये, ठीक है, आरबीसी. इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है. ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन जो है वो क्या है? हाइपोटोनिक मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी और सॉल्वेंट की ज्यादा होगी. ठीक है, तो लो कंसंट्रेशन इसका. और ऑस्मोसिस ने हमें क्या बताया कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है. तो जब इसकी कंसंट्रेशन लो है और सेल की कंसंट्रेशन इसके मुकाबले हाई हो गई तो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगी. तो जो पानी है वो सेल के अंदर भर जाएगा, पानी जो है वो सेल के अंदर भर जाएगा और सेल जो है फूल जाएगा. ठीक है, स्वलन अप हो जाएगा, फूल जाएगा सेल. इसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. जब सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम हो, इसीलिए लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो गई. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, ठीक इसका अपोजिट. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल को डालो. अब यहाँ पे क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट की कम है. ठीक है, सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है. किससे ज्यादा है? इस सेल के मुकाबले भी ज्यादा है. तो इस सेल की कंसंट्रेशन कम हो गई. हमेशा रूल है ऑस्मोसिस का कि लोअर से हायर की तरफ जो है लिक्विड का मूवमेंट होगा. तो लोअर कंसंट्रेशन सेल की, हायर कंसंट्रेशन बाहर की. तो सेल से पानी निकल के बाहर की तरफ आ जाएगा. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा. सेल क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा. ठीक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल से पानी बाहर निकल जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल में पानी भर जाएगा, लिक्विड जो भी सॉल्यूशन है वो भर जाएगा. आइसोटोनिक की बात करें, इसमें कुछ भी नहीं होगा. आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्योंकि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर है, इसलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को डालोगे तो उससे ना ही वाटर का कोई रिमूवल होगा, ना ही वाटर का कोई एक्सेप्टेंस होगा या वाटर अंदर की तरफ जाएगा. ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जिस साइज का है उसी साइज का रहेगा, ना उससे पानी बाहर निकलेगा ना उसके अंदर पानी जाएगा. ठीक, तो ये था आपका टॉपिक डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का. ऑस्मो रेगुलेशन का थोड़ा टॉपिक बचा है और साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ना है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है. उसके बाद में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे. धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे और जो एनिमल फिजियोलॉजी है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. और भी वीडियो लेक्चर्स है जो हमारे पहले से यूट्यूब चैनल पे बने हुए हैं, सेकेंड ईयर के या फाइनल ईयर के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, अगर आप चाहो तो उनको ऑलरेडी जाके देख सकते हो. आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग से सारी चीज़ें समझ में आएंगी. तो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं. थैंक यू वेरी मच.